नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि मेरी पहली क्लास में मैंने आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। देखिए, मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि आपको ईज़ी टू क्लासेस प्रोवाइड करा दूं ताकि आप आसानी से ढूंढ सकें। मैं थंबनेल में मेंशन भी करता जाऊंगा कौन सी क्लास मेरी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, ताकि आप सभी को किसी प्रकार से क्लास को ढूंढने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितनी जल्दी मैं क्लासेस कंप्लीट करा लूँगा उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस की शुरुआत कर दूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप मैक्स टू मैक्स नंबर को गेन कर सकें अपने यूपी टेट एग्ज़ाम में। क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने में फोकस करता है। अगर आप देखोगे, बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो सीडीपी के ही बल पर यूपी टेट में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आसानी से 30 में से नहीं ज़्यादा तो 25 से 26 27 तक तो नंबर बहुत आसानी से ला सकते हो। और अगर आपने इन क्लासेस को अच्छे से देख लिया और मेरी प्रैक्टिस क्लासेस कर ली तो लगभग नहीं कुछ तो आप 30 में से 28 29 के आसपास आ जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इसी क्लासों से 30 में 30 भी ले आएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप 30 में 25 ही लाओगे या 26 लाओगे, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराने का प्रयास रहेगा मेरा। और जितनी जल्दी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपकी ईवीएस की क्लास लाऊंगा। कोशिश मेरी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट कवर करा सकूं। प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि मैं इतना आपको पढ़ा दूं कि आपकी 90 मार्क्स तो आ ही जाएं, आप क्वालिफाई तो कर ही जाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की मेरी सेकंड क्लास साइकोलॉजी। सबसे पहले बताइए साइकोलॉजी है क्या। देखिए, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में यानी मन का विज्ञान। क्या है मन का विज्ञान? अब इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि 16वीं शताब्दी में हम लोग मन के विज्ञान को क्या बोलते थे, किसका अध्ययन बोलते थे, 17वीं शताब्दी में क्या अध्ययन बोलते थे, और हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक उठाया है। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है कि जैसे 8 प्रकार के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमारे सिलेबस में बताया गया है, जिनसे क्वेश्चन आता है संरचनावाद किसका है, या उसके जनक कौन है, या किस पर फोकस करता है, किस विधि पर फोकस करता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यवहारों का अध्ययन करता है। यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है, हमारा मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंस ऑफ बिहेवियर को, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। अब जैसे कि आपने देखा मानसिक प्रक्रिया, तो मानसिक प्रक्रिया क्या है, मेंटल प्रोसेस। तो जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है वो मन और मस्तिष्क एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक, हमारा जो मन होता है और मस्तिष्क होता है यानी माइंड एंड ब्रेन, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, यानी ईच अदर्स डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? जो ब्रेन हमारा है यानी मस्तिष्क जो हमारा है, इट इज़ अ फिजिकली प्रेजेंट लाइक अ हार्डवेयर। ये फिजिकली प्रेजेंट होता है एक तरीके से भौतिक चीज़ें। भौतिक चीज़ें ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वी कैन टच, वी कैन फील। और जो हमारा माइंड होता है ये फिजिकली नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, ये हमारे ब्रेन में कोई ऐसा नहीं कि आप अगर सोचो कि ब्रेन मैंने खोला और इसको मैंने पकड़ के माइंड को निकाले, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर अगर आप देखते हो, कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, या कीबोर्ड्स होते हैं, कीज होती हैं, इनको आप टच कर सकते हो। लेकिन जो अंदर का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको कैसे टच कर सकते हो? उसको आप टच नहीं कर सकते हो, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वैसे ही हमारे जो ब्रेन है, जो फिजिकली हमारा प्रेजेंट है, जिसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, और जो माइंड है वो हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे आपको जिसको आप बोल सकते हो याददाश्त, तो याददाश्त हमारी क्या है, माइंड के अंदर। ये सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, अगर ये उड़ गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक, अब साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? साइकोलॉजी 2 शब्दों से लिया गया है, साइके प्लस लॉगस, और ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक, इसको 1590 में सर्वप्रथम जो इस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं वह रडॉल्फ गोकेल हैं। रडॉल्फ गोकेल ने 1590 में इस शब्द का प्रयोग किया था। साइके मतलब मन, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी मन का अध्ययन।
अब देखिए कुछ आप लोग देख करके परेशान हो जाएंगे, अरे इंग्लिश में आ गया। टेंशन मत लीजिएगा, मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आपको बाइलिंगुअल दूँ। देखिए आपके लिए हिंदी में भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में ही लेकर के चलेंगे ताकि किसी भी हमारे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जर्मन विद्वान जो हमारे दार्शनिक रेडॉल्फ गोकेल थे, जिनका रेडॉल्फ गोकलिनस के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक प्रकाशित कार्य किया था, यानी मनोविज्ञान में शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग होता है 1590 में अपनी पुस्तक में साइकोलॉजी हॉक ईस्ट डे होमिनियस परफेक्शंस एनिमा ऑल्टू, इसी में साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम नाम इन्होंने मेंशन किया था 1590 में। अब ये पुस्तक देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बुक का नाम बहुत बड़ा है, खाली आपसे ये पूछ सकता है 1590 में किसने या किस सन में साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, कब किया था या किसने किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका। हालांकि इस अवधारणा के कुछ पहले के कम प्रसिद्ध संदर्भ मौजूद रहे हैं, लेकिन गोकेल ने के कार्य को आमतौर पर इस शब्द के पहले औपचारिक और प्रकाशित प्रयोग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह शब्द स्वयं ग्रीक शब्दों से लिया गया, जैसे मैंने आपको बताया साइके प्लस लॉगस, या मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन, इस प्रकार से इसको बताया गया था। मन का अध्ययन क्या कब बताया गया, आत्मा का अध्ययन कब बताया गया, तो आप सभी को सब चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि मैंने इंग्लिश में आप देख लिया, साइकोलॉजी जो वर्ड है हमारा 1590 में, बुक 3 की साइकोलॉजिया हॉक ईस्ट दे होमिनिस परफेक्शन एनिमा ओटू, उसमें ही इन्होंने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था। अब इसके बाद आपका आता है कि इसको मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन कब कहाँ बताया गया। तो मनोविज्ञान को आत्मा या मन का अध्ययन बताया गया था या मन का विज्ञान बताया गया था। आत्मा का अध्ययन हेनरी एडवर्ड गैरेट ने बताया था। आत्मा का अध्ययन किसने बताया था, हेनरी एडवर्ड गैरेट ने बताया था। मन का अध्ययन किसने बताया था, पोम्पोलॉजी ने। मन का अध्ययन पोम्पोलॉजी, देखिए पोम्पोलॉजी अलग है, पेस्थोलॉजी अलग है। अभी आप लोग पेस्थोलॉजी भी कहीं आगे नाम सुनोगे, जब आप क्लासेस लेते जाओगे पेस्थोलॉजी के भी नाम सुनोगे, तो पोम्पोलॉजी पेस्थोलॉजी में कंफ्यूजन होती है। तो पोम्पोलॉजी आपके अलग है, पेस्थोलॉजी आपके अलग हैं। तो आत्मा का अध्ययन हेनरी एडवर्ड गैरेट ने, मन का अध्ययन पोम्पोलॉजी ने। आज अर्थ बदल चुका है, यानी वर्तमान में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान का आज का जो अर्थ है, वर्तमान का अर्थ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहार का अध्ययन। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। किसने कहा था, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते ने। 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी वॉज कॉल्ड द साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल किसने बोला, प्लेटो, अरिस्टोटल, देकार्ते। 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, मून लिख गया है, यानी मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस ऑफ ब्रेन। किसने बोला था, पोम्पोलॉजी। आप देख सकते हो मन का अध्ययन किसने बोला, पोम्पोलॉजी। और जॉन लॉक, बर्कले, हॉबर्ट कांट ने, हॉबर्ट ने बोला और कांट ने बोला। उसके बाद आपका था 18वीं शताब्दी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। इसके समर्थक कौन थे, विलियम जेम्स, यानी जो 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को क्या बोला, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स ने बोला, विलियम वुंड ने बोला, जेम्स हेले ने बोला। 20वीं शताब्दी में, यानी वर्तमान में अगर आप देखो, व्यवहार का अध्ययन बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान, जिसको वॉटसन ने, व्यवहार का अध्ययन, वॉटसन है इनके जनक, व्यवहार के जनक, व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है, वुडवर्थ और स्किनर ने बोला। अब यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा, 16वीं शताब्दी में क्या बोलते हैं, तो मन का सॉरी आत्मा का अध्ययन। 16वीं शताब्दी आत्मा का अध्ययन किसने बोला, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते। 17वीं शताब्दी मन या मस्तिष्क का अध्ययन किसने बोला, पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कले, हॉबर्ट कांट। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 2 नेम्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा इसमें अगर आप देखोगे 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन प्लेटो और एरिस्टोटल। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का अध्ययन पोम्पोलॉजी और जॉन लॉक। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन किसने बोला, विलियम जेम्स, विलियम वुंड ने। 20वीं शताब्दी में वॉटसन और वुडवर्थ और स्किनर। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का अध्ययन किसने बोला, वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। नेक्स्ट आपकी कुछ डिफिनीशंस आती है इंपॉर्टेंट। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जो ह्यूमन के बिहेवियर्स होते हैं और हम ह्यूमन के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी संबंध होते हैं, उसके अध्ययन को मनोविज्ञान क्रो एंड क्रो ने बोला। वुडवर्थ ने क्या बोला, वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन,
यानी वातावरण के संबंध में व्यक्तियों के क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये शब्द किसने बोले थे? वुडवर्ड ने बोले थे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वुडवर्ड के द्वारा। वॉटसन ने बोला साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने बोला? वॉटसन ने बोला। स्किनर ने क्या बोला? साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी मानव मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने बोला? स्किनर ने। मैकडूगल ने क्या बोला? आचरण और व्यवहार का वास्तविक विज्ञान, यानी साइंस ऑफ एक्चुअल कंडक्ट एंड बिहेवियर। कोशिश करिएगा आप इनको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने बहुत बड़ी डिफिनीशंस यहाँ पे टाइप नहीं करी हैं, कुछ की पॉइंट्स ही लिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। मैक्सिमम मैंने आपको की पॉइंट से ही यहाँ पर मेंशन किया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो आगे चलते हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी, इन्हीं को बोलते हैं, मैकडूगल को। अगर पूछेगा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है, तो मैकडूगल है। फादर ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल को बोलते हैं। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया। अब वह अंत में व्यवहार की विधि के स्वीकार करता है। यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलूं कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर देन क्या खोया? चेतना खोया, सॉरी आत्मा खोई, मस्तिष्क खोई, देन चेतना खोया। अब वो अंत में क्या मान रही? व्यवहार मान रही। ठीक, ये आपके डिफिनीशन से कुछ। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला? मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन। वुडवर्ड ने क्या बोला? वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन, वुडवर्ड ने बोला। वॉटसन ने क्या बोला? व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान, वॉटसन ने बोला। स्किनर ने क्या बोला? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, स्किनर ने बोला। मैकडूगल क्या बोलते हैं? एक्चुअल कंडक्ट एंड बिहेवियर, यानी आचरण और व्यवहार का वास्तविक विज्ञान। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल है। मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मस्तिष्क खोया, फिर चेतना खोई, अंत में क्या अपनाया? व्यवहार। ऐसे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। आत्मा खोई, मस्तिष्क खोया, चेतना खोई, देन अपनाया क्या? व्यवहार। यानी पहले क्या था? आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, अंत में क्या आ गया? व्यवहार का अध्ययन। फिर लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। पहली मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ ओपन हुई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो आपकी है 1879 में कहाँ ओपन हुई? लिप्जिंग में। लिप्जिंग कहाँ है? जर्मनी में। किसके द्वारा ओपन करी गई? विलियम वुंड के द्वारा। यानी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंड द्वारा स्थापित की गई थी। यानी द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंड इन 1879 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग इन जर्मनी में ओपन हुई थी। अब आती फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में कब खोली गई? भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 यानी 1960 में। कहाँ ओपन हुई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। कब ओपन हुई? 1960 में। किसके द्वारा? इसके फाउंडेड कौन थे? किसके डायरेक्शन में हुई थी? NN सेन गुप्ता के द्वारा। यहाँ पढ़ सकते हो, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर NN सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। इससे देश में औपचारिक मनोविज्ञान अनुसंधान का प्रयोग की शुरुआत हुई। यहाँ पे किसकी शुरुआत हुई थी? साइकोलॉजी में रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इन द कंट्री में यहाँ पे शुरुआत अपनी कंट्री में शुरुआत हुई थी। फॉर्मल साइकोलॉजी रिसर्च की और एक्सपेरिमेंट्स की। देन कुछ की पॉइंट्स हैं। जनक जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट काफ़ी सेम ऐसे दिखेंगे, लेकिन आपको फोकस करने से, अगर आपसे पूछेगा फादर ऑफ साइकोलॉजी सिर्फ मनोविज्ञान के जनक, तो अरस्तु अब बताओगे, एरिस्टोटल। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के विलियम वुंट है, यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कौन है? विलियम वुंट है। मॉडर्न साइकोलॉजी के कौन है? विलियम वुंट है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट। मॉडर्न साइकोलॉजी अगर आएगा तो भी विलियम वुंट। फिर आपका था विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात आएगी तो जीन पियाजे। अगर अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर ऑफ अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के जनक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स आ जाएंगे। विलियम से कंफ्यूज मत होइएगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान के जनक वॉटसन, पूरा नाम JB वॉटसन। व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी यानी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? एडलर हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। मनोविज्ञान के जनक आएगा तो अरस्तु रहेंगे। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट आएंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी तो भी विलियम वुंट रहेंगे।
विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो जीन पियाजे, अमेरिकन साइकोलॉजी की बात होगी तो विलियम जेम्स, और अगर बिहेवियरल साइकोलॉजी की होगी तो वॉटसन, और इंडिविजुअल साइकोलॉजी की होगी तो एडलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताए एजुकेशन साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेगा यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक तो ईएल थॉर्नडाइक, आप सीधा थॉर्नडाइक भी याद कर सकते हो। अगर शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक तो थॉर्नडाइक। शैक्षिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यानी आप शैक्षिक में अगर मनोविज्ञान पढ़ोगे तो किसके लिए करेंगे, बच्चे में शैक्षणिक वातावरण लाया जा सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। जो जेम्स रिवर है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल, न्यू रिसर्च एंड प्रॉब्लम इन एजुकेशन, शिक्षा में नए सिद्धांतों, नए शोधों और समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने बोला, जेम्स रिवर ने बोला। यह आपकी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना हो सके बार बार देख लीजिएगा ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। कोशिश करिएगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद होता तो आप की पॉइंट्स में लिख ले, वैसे मैंने की पॉइंट्स में ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया, ज़्यादा डेप्थ में लैंग्वेज नहीं लिखी है। चलिए, मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी। एक अवलोकन विधियाँ हैं, कुछ हमारी अवलोकन विधियाँ होती हैं, कुछ हमारी कैसे होती है विवरणात्मक यानी एक्सपोजिशन मेथड होते हैं। जो हमारे अवलोकन विधियाँ होती है उसमें इंट्रोस्पेक्शन आता है यानी अंतर्निरीक्षण, अंतर यानी स्वयं का निरीक्षण, अपने अंदर निरीक्षण, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारा अगली क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी एक्सट्रोस्पेक्शन यानी अवलोकन करना है, यानी दूसरे को बाहरी अवलोकन करना है, बाहर निरीक्षण करना। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोग के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं। फील्ड स्टडी मेथड होता है, यानी क्षेत्र अध्ययन करके भी हम लोग किसी का अवलोकन कर सकते हैं। ये सारी हमारी कैसी विधियाँ हैं, अवलोकन विधियाँ हैं। विवरणात्मक क्या होते हैं, एक्सपोजिशन, इसमें यानी विवरण के साथ आप अध्ययन करो, ऐसी विधियाँ जिनमें विवरण के साथ आप अध्ययन कर सको उनको विवरणात्मक विधियाँ बोलेंगे। इनमें कौन कौन सी आती हैं, केस हिस्ट्री, जिसको स्टडी मेथड बोलते हैं, कि प्रॉपर किसी इंसान पे केस अध्ययन होता है। ठीक, अगर आपको मान लो कोई साइकोलॉजिस्ट अगर उनके बारे में जानना है, उनके बारे में कोई किताब अगर आपको छापती है तो उनके आपको पूरा केस यानी उनका पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कब थे, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ गए, क्यों गए, क्या वहाँ पर पढ़ाई करी, कहाँ से पढ़ाई करी, तो एकदम केस अध्ययन करना टाइम लगता है। विवरणात्मक अध्ययन यानी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अपने स्टोरी याद कर ली या कुछ उनके बारे में जानकारी ले ली उसको छाप दी है, ऐसा नहीं होता, विवरणात्मक अध्ययन करना होगा। सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधियाँ होती हैं। तुलनात्मक, कंपेरेटिव होता है, किसी चीज़ को अगर आप ढूंढ रहे हो या किसी चीज़ को आप सर्च कर रहे हो तो आप कैसे जानो कोई चीज़ अच्छी है, तुलना करके जानोगे, तो तुलनात्मक विधि हो जाती है। विश्लेषणात्मक विधि, अच्छा देखिए तुलना की बात आ रही है तो बच्चों में तुलना नहीं करी जाती, बच्चों में आपको तुलना नहीं करनी है। यहाँ पे पेडागोजी जो आपकी है वो बच्चों में तुलना करने की बात नहीं कहती, बच्चे सभी समान हैं, सभी को समान विधि से पढ़ाना है। चलिए, साइको एनालिटिक मेथड, विश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड। साइको फिजिकल मेथड, मनोभौतिक विधि। इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। अब आजकल आप देख रहे हो काफ़ी एग्जाम्स में जैसे केवीएस वगैरह में साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू आपका होता है, काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई इंटरव्यू होते हैं, तो साक्षात्कार विधि। इसमें आप कुछ समय में आप इंसान को परख सकते हो, जान सकते हो कैसा इंसान है, जो कि सही नहीं होती है। इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप, मैं नहीं कहता हूँ सही है, कैसे आप किसी को जज कर लोगे 30 मिनट में, आप 1 घंटे में कैसे इंसान को इंटरव्यू लेकर जज कर सकते हो इंसान ऐसा होगा। क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी इंसान अगर आएगा तो ऐसे बिहेव नहीं करेगा ना, वो अपने बैड हैबिट्स तो आपको शो नहीं करेगा ना, सीधी सी बात है, आपको अच्छी हैबिट शो करेगा, वो आधे घंटे के लिए आपके सामने इंटरेक्ट हो रहा है। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मेथड्स आनुवांशिक विधि होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रायोगिक विधि होती है, क्लिनिकल मेथड नैदानिक विधि। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं, खाली आपको ये देख लेना है कौन सी विधि किसके अंदर आएगी, बस इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ विधियां हैं जो प्रवर्तक उनके इंपॉर्टेंट हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यही आपको इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ के चले जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्निरीक्षण विधि, प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंड। इसका मतलब क्या है, अपने मन के अंदर झांक कर अनुभवों का अध्ययन करना, यानी अपने अंदर का अपने अंदर के झांक कर, अपने अंदर को झांक कर अनुभवों का अध्ययन करना इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, अंतर्निरीक्षण विधि। एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग करके सीखना, ये किसकी है, ये भी विलियम वुंड की है। प्रयोग करके व्यवहार का अध्ययन करना, किसके द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। साइको एनालिटिक मेथड, मनोविश्लेषण विधि, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। इन्होंने 3 बताए भी थे, इद ईगो सुपर ईगो, या अवचेतन मन अचेतन मन, ठीक, इस प्रकार के चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन्होंने 3 बताए थे। अवचेतन मन
अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करना, यानी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसका अध्ययन करना, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। बिहेवियरल मेथड यानी ऑब्जर्वेशन यानी व्यवहार का अध्ययन, अवलोकन विधि वॉटसन के द्वारा। बिहेवियर व्यवहारवाद जो हमारे बताया ना आपको, वॉटसन जे बी वॉटसन यानी जॉन बी वॉटसन। बिहेवियरल मेथड आएगा तो जे बी वॉटसन। केवल दिखाई देने वाला व्यवहार का अध्ययन, यानी जो आपके सामने दिख रहा है वो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि। कोई समाजशास्त्री ऐसा नहीं कि जिन्होंने बताया कि यही इनके प्रवर्तक है, कोई ऐसा विशेष नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ही मैंने मेंशन किया समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित हुई है, कई अनेकों द्वारा। इसमें प्रश्नावली होता है, फॉर्म के द्वारा जानकारी लेते हैं। सर्वे आप देखोगे, सर्वे के लिए कोई अगर आता है तो आपको फॉर्म देता है कि इसमें भर दीजिए क्या क्या कमी है, किस प्रकार से सर्वे होता है। इंटरव्यू मेथड, आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, प्रवर्तक कोई नहीं है, आमने सामने प्रश्न पूछकर जानकारी लेना होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। केस स्टडी मैंने बताया, सिगमंड, इसमें भी सिगमंड फ्राइड आपका देंगे, मुख्य रूप से उपयोग इन्होंने किया था, बाकी बहुत सारे लोगों ने किया था लेकिन मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड ने किया था। एक व्यक्ति को गहराई से अध्ययन करना, सिगमंड फ्राइड। क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि होती है, लिटनर विटमर के द्वारा आई थी। मानसिक रोगों का अध्ययन होता है और उन पर उपचार होता है, उसी को हम लोग क्लिनिकल मेथड के अंदर पढ़ते हैं। देन आप कहते हैं जेनेटिक यानी डेवलपमेंटल मेथड, अनुवांशिक, जो जीन पियाजे के द्वारा बताया गया प्रवर्तक। इसमें बच्चे के विकास का अध्ययन होता है, यानी बच्चा कैसे बढ़ रहा है, इस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है कंपेरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि, चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रभावित हुई है। मनुष्य और जानवरों के व्यवहार की तुलना इसमें होती है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। साइकोफिजिकल मेथड यानी मनोभौतिक विधि, गस्टफ फेचनर के द्वारा। मन और शरीर के संबंध का अध्ययन होता है, यानी मन हमारा और शरीर के दोनों के रिलेशन का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ माइंड एंड आवर बॉडी। एग्जाम के लिए ज़रूरी लाइन है ये आपके लिए, कौन सी लाइन है, ये वाली। ठीक, मनोविज्ञान की विधियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, मनोविज्ञान की विधियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई, इसलिए आपके लिए कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि विलियम वुंट वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीन पियाजे की आपकी इंपॉर्टेंट है, देन जेबी वॉटसन की इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। 8 संप्रदाय बताए गए हैं। पहला है संरचनावाद, सबसे पहला ये है, इसको सीरियल से याद कर लेंगे, सीरियल क्या बल्कि स्टार्टिंग के 3 आप सीरियल से याद कर लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, या मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय। ठीक, पहला संप्रदाय, सीधा क्वेश्चन पूछा तो पहला संप्रदाय कौन सा है, संरचनावाद, या पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। इसकी शुरुआत 1892 में हुई थी, 1892 में, कार्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें विलियम वुंट के शिष्य टिचनर ने शुरू किया था। इसको शुरू किसने किया था, टिचनर ने। ठीक, अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करके चेतना, ठीक, यानी करके देखा था, इसमें चेतना पे विश्लेषण करना होता है। इसमें विधि कौन सी अपनाई जाती है, अंतर्निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि, किसके द्वारा दी गई थी, विलियम वुंट के द्वारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो शुरुआत की 1892 में हुई थी, शुरू किसने किया था, यानी शब्द की जो शुरुआत की थी किसने की थी, टिचनर ने की थी। ये कौन थे टिचनर, विलियम वुंट के शिष्य थे, इन्होंने ही इसको शुरू किया था। विधि कौन सी अपनाई जाती है इसमें, अंतर्निरीक्षण, इसमें विधि इसकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि अपनाई जाती है, अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, यानी वही आत्म अध्ययन करना, अंदर झांक के अध्ययन करना। चेतना, कॉन्शियस माइंड का विश्लेषण करते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। मान्यता, चेतना का स्वरूप सभी का अलग अलग होता है। अगर आप देखोगे सभी का चेतना यानी सभी की थिंकिंग जो हमारी होती है, कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक, सभी का सोचना, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। ये आपके विलियम वुंट हैं या इनके शिष्य हैं एडवर्ड टिचनर। अगला आता है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। मुख्य विचार, चेतना किस तरह कार्य करती है और आपका मन वातावरण साथ कैसे समायोजन करता है, एडजस्टमेंट कैसे करता है, इसमें देखते हैं। इसके समर्थक कौन कौन है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजेला। मेन अगर इस पे आप देखोगे ये कार्य पर फोकस करती है। ठीक, कैसे कार्य करता है, कार्य पर, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ये मेन फोकस किस पे करती है, करके सीखने पे, कार्य पर। और लर्निंग बाय डूइंग किसने बोला था, जॉन डीवी ने बोला था। तो समर्थक कौन कौन, विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजेला। ये 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी। प्रकारवाद किस पे बोलती, कार्यवाद, देखिए ऐसे याद करिए, कार्यवाद, फंक्शनल यानी फंक्शन करना, करके सीखना। जहाँ करके सीखने की बात आएगी तो क्या है, प्रकारवाद है। और जब संरचना की बात आएगी, ठीक,
यानी सोचना यानी कैसे सोचना, अंदर सोचना, अंतर्निरीक्षण विधि संरचनावाद में आ जाएगी। प्रकार्यवाद करके सीखना किस में आ जाएगी, प्रकार्यवाद में आ जाएगी। अगली व्यवहारवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद शुरुआत कब हुई, 1913 में। किसके द्वारा, जॉन बी वॉटसन, वही जे बी वॉटसन। मुख्य विचार क्या कहता है, व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया था। यहाँ पे इनका मेन फोकस क्या, व्यवहारवाद का मतलब क्या, बिहेवियरिज्म, व्यवहार का अध्ययन करना, किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करता है समर्थक, यानी कुल मिला के कैसा व्यवहार करना है हमको, उसका अध्ययन मेन करना। मेन किसका अध्ययन करना है, व्यवहार का। फिर इसके समर्थक कौन कौन है, वॉटसन, स्किनर, मन, क्रो एंड क्रू। मन ये अलग नाम है, वॉटसन, स्किनर और मन, क्रो एंड क्रू। हेरिडिटी से ज़्यादा इन्वायरमेंट आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, सीधी सी बात है। अगर आपको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, पर्यावरण सही नहीं मिलेगा, सीधी बात आपका व्यवहार प्रभावित होगा। हो सकता है हेरिडिटी आपको सब कुछ संपूर्ण मिले, लेकिन अगर आपको सही इन्वायरमेंट ना दिया जाए तो कैसे आप पढ़ लोगे, कैसे आपका व्यवहार अच्छा होगा। वॉटसन का कथन जो इन्होंने कहा था, तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वॉटसन का कथन है। वॉटसन ने क्या बोला था, तुम मुझे कुछ भी दे दो, कैसे ही बच्चे दे दो। यानी इनका मेन फोकस किस पे था, इन्वायरमेंट में। इन्होंने कहा था इन्वायरमेंट अगर मैं उनको अच्छा दे दूंगा, मैं उनको चोर बना सकता हूँ, सिपाही बना सकता हूँ, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी। मेन फोकस क्या है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। और सही रियलिटी है, आज की रियलिटी है, अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपको व्यवहार खराब दिया जाएगा तो आपको अगर पर्यावरण खराब दिया जाएगा तो 100% है कि व्यवहार भी आपका खराब होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। ठीक, खाली जेनेटिक ही फोकस नहीं, यहाँ पे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड, पहले बताया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा था। मुख्य विचार, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन होता है। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार, जो असामान्य व्यवहार होता है उसके पीछे किसका कारण होता है, अचेतन मन। ठीक, किसका कारण होगा, अचेतन मन। अचेतन अध्ययन की विधियां क्या होती है, सम्मोहन, हिप्नोसिस, मुक्त साचार्य विधि, स्वप्न व्याख्या, यानी जो ड्रीम्स, हम लोग ड्रीम बनाते रहते हैं, ठीक, ड्रीम बनाते रहते हैं, वो हमारा किस में आएगा, अचेतन मन में आएगा। कैसे अचेतन मन में आएगा, क्या ड्रीम बनाते हैं। देखिए सिगमंड फ्राइड का ये जो आपका एक थ्योरी है, आइसबर्ग थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया था 3 प्रकार के हमारे माइंड होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। अब आखिरकार ये हैं क्या, प्री कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। इसमें जो आपका मनोविश्लेषणवाद है, इसमें इन्होंने मेन फोकस किस पे किया था, अचेतन मन पे किया था, यानी जो हमारा अचेतन मन होता है। ठीक, अगर आप इसको इजी तरीके समझिए, पहले हम स्टार्टिंग चलते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है। कॉन्शियस कि व्हाट यू आर अवेयर ऑफ राइट नाउ, यानी आप क्या अभी सोच रहे हो, ठीक, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक, अभी आप क्या अवेयर हो चीज़ों को लेकर के, वो आपको किस में आ जाएगा, कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, यानी चेतन मन में। यानी जो आप अभी सोच रहे हो वो किस में आ जाएगा, चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। फिर आप देखोगे पूर्व चेतन, यानी प्री कॉन्शियस, जो अभी ध्यान में नहीं है लेकिन तुरंत याद किया जा सकता है, उसको हम लोग किसमें बोलेंगे, पूर्व चेतन मन। कि आपको अगर मैंने बोला कि अभी आपने 5 मिनट पहले क्या कर रहे थे, आपका देखो पढ़ रहे थे, आधे घंटे पहले क्या किया था, खाना खाया था। यानी क्या होगा, जो अभी आपको ध्यान में नहीं है लेकिन तुरंत याद किया जा सकता है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला दर्जन भर बच्चे थे, तो किसने बोला, ठीक, अभी आपने पिछले ही स्लाइड में पढ़ रखा है, तब उसका आंसर तुरंत दे सकते हो। ठीक, कि व्यवहारवाद में ये पढ़ा हुआ था, किसने दिया था, जेबी वॉटसन ने बोला था। ठीक, तुरंत आपको याद होगा, तो ये किस में आ जाएगा, पूर्व चेतन में। और जो अभी आप सोच रहे हो इस वक्त, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये आपका क्या चल रहा है, चेतन मन। और अचेतन मन, ठीक, अचेतन मन जिस पे फोकस किस पे हुआ था, अचेतन मन। अचेतन मन क्या है, यानी गहरे दबे हुए विचार और भावनाएं, वो हमारी क्या होती हैं, अचेतन मन। जैसे कि आप ये देखिए, अब यहाँ आइसबर्ग है, कॉन्शियस माइंड यानी जो अभी हमारा चल रहा है, अगर उसके अंदर जो हमको याद आ सकता है, ये क्या है हमारा, ये याद नहीं आ सकता है। दबे हुए चीज़ें चल रही हैं, जैसे बहुत आपके दिमाग में चल रहा होगा, जल्दी नौकरी लग जाए, क्या हो, ये हो, ठीक, ये आपके दिमाग बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो अचेतन मन। और यही अचेतन मन हमारा क्या करता है, असामान्य व्यवहार बनाता है। आप देखते हो नौकरियां नहीं लग रही, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि उनके मन में चीज़ें दब के रह गई, क्योंकि उनके ड्रीम्स हैं, काफ़ी ड्रीम्स बना रखे हैं। अब देखिए सीधी सी बात, सरकार तो अपने टाइम पे चल रही है, उनसे कोई मतलब नहीं, वैकेंसी देना है नहीं देना बात अलग की बात। फ्रस्ट्रेट कौन हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं,
तो अचेतन मन क्या है? असमान व्यवहार आपको पहुंचा रहा है, ठीक, वही मेन कारण है। अब इनकी सिगमंड फ्राइड की एक बुक थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, यानी सिगमंड फ्राइड की एक बुक है ये जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा ही इंग्लिश में ही इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किसके द्वारा लिखी गई थी? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट आता है मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक। इसके समर्थक कौन है? कार्ल रोजर्स यानी अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। इनका मुख्य विचार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मौका मिले, यानी इंसान खुद को एक्चुअलाइज कर सके, यानी स्व सिद्ध यानी स्व आत्मा सिद्ध कर सके, खुद से अपने बारे में सोच सके, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे। इनका मेन फोकस रहता है मानवतावाद, सभी को अच्छा व्यवहार करो इस प्रकार से, ठीक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो कि हमारी गलतियां क्या थी, हमने इसको सुधार कर लें, दूसरों को मत सुधारो, अपने आप को सुधारो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो आप, ठीक। गेस्टाल्टवाद, मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है होल, होल यानी पूरा। ये किस पे फोकस करते हैं? पूरे पे। यहाँ आप देख सकते हो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? समग्र, होल, समग्र यानी संपूर्ण। यहाँ क्या है? संपूर्ण। ये कह रहे हैं संपूर्ण जगत इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान पढ़ लो, सब कुछ पढ़ा लो, किसी भी अध्ययन कर लो, यानी संपूर्ण, संपूर्ण अध्ययन करना, ठीक। शुरुआत कब हुई थी? 1912 में। संस्थापक कौन? मैक्स वर्दीमैन। बाकी इनके सह संस्थापक कौन है? कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, जिनके सह संस्थापक हैं। फिर आपका था संज्ञानवाद, कॉग्निटिव। समर्थक कौन है? ब्रूनर, जॉन मिलर, और कहीं कहीं समर्थक इनके जीन पियाजे भी हैं। मुख्य विचार, इसमें मानसिक क्रिया, मेंटल प्रोसेस पर जोर दिया जाता है, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन होता है। आप कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, कैसे याद करते हो, कैसे समस्या का समाधान करते हो। इनका कहना क्या है? इट सेज माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर। माइंड क्या है? एक दिमाग, कंप्यूटर की तरह। जैसे आप क्या सोच रहे हो, कैसे समझ रहे हो, उसको कैसे याद कर रहे हो, फिर उस समस्या से कैसे निकलने का प्रयास करते हो, ये क्या है? आपका संज्ञानवाद है। फिर रचनावादी, निर्मितवादी, जिसको निर्माणवादी बोलते हैं, स्वयं करके सीखना। तो वो बच्चा कैसा होगा? रचनावादी या निर्मितवादी। निर्मितवाद का मतलब होता है स्वयं कुछ निर्माण करके, निर्माणकारी, निर्माण, खुद स्वयं कुछ निर्माण करे और आगे बढ़े, यानी बच्चे सक्रिय, बच्चे कैसे होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं, एक्टिव रह करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। निर्माण का, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, किसमें? रचनावादी, निर्मितवादी में। कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें? वाइगोस्की जो कि एक सामाजिक रचनावादी हैं, और पियाजे। पियाजे आपके कॉग्निटिव थ्योरी में भी आते हैं, इसमें भी रहते हैं, रचनावादियों को भी जोड़ देते हैं। बाकी समर्थक अलग अलग रहते हैं। आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही है, मनोविज्ञान का टॉपिक आपका इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी क्लास के अंत तक जुड़े रहने के लिए। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मुझे बताते रहिए कि जो आपको कमी लगे आप मुझे कमेंट करें, या आपको जो भी क्लास चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।